ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 47। हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है. So a series combination of N1 capacitors, each of value C1 is charged by a source of potential difference 4 volt. When another parallel combination of N2 capacitors, each of value C2 is charged by a source of potential difference V, it has the same energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है. आपको बोला है आपके पास N1 कैपेसिटर्स है, हर एक की वैल्यू C1 है. ओके, तो यू शुड नो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में व्हाट इज इक्विवेलेंट. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप n कैपेसिटर लगा रहे हो और सबका C1 कैपेसिटी है तो C1 by n. ओके, एंड आपको बोला है कि पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 4 वोल्ट का है आपके पास. तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हाफ सी एस वी स्क्वायर. तो ये आ गया आपका हाफ C1 by n. V square is 4V का स्क्वायर. So this is what you will get, 1 by 2 C1 by n. 4V square is like 16V square, ऐसा आपके पास आएगा. So this is the energy stored in the first case. तो मैं इसको simplify नहीं करूंगा, I'll just keep it like this. In the second case, ये energy stored in the first case है by the way. In the second case आपने N2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ Cp V2 स्क्वायर. ओके राइट. तो N2 कैपेसिटर्स जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो Cp इज इक्वल टू N2 टाइम्स ऑफ C2, N2 C2 ऐसा आएगा. सो दिस इज इक्वल टू हाफ N2 C2 on V is V square, बेसिकली इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब आपको बोला है कि U1 और U2 सेम है. आपको बोला है कि एनर्जी स्टोर्ड आर सेम, तो U1 इक्वल टू U2. तो 1 by 2 C1 by n, 4 square is 16 V square इक्वल टू दिस इज हाफ N2. ये N1 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये N2 है यहाँ पे, राइट. ओके, C2 V square, V square कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल. आपको पूछा है व्हाट इज C2 इन टर्म्स ऑफ C1, तो हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन. तो C2 इज 16 अपॉन N1 into N2 टाइम्स ऑफ C1. ओके, सो आई सी दिस एज ऑप्शन नंबर ए. तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं. हमारे पास C1 कैपेसिटी के N1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, तो उनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है C1 by n will be equivalent capacity. एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर. आपके पास CS की वैल्यू है, V 4 वोल्ट था उसकी वैल्यू है. तो आपको एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C1 मिल गया हाफ C1 by N1 4V स्क्वायर, मतलब इक्वेशन नंबर 1. अब आपके पास N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, ईच का कैपेसिटी C2 है. एनर्जी स्टोर्ड आपके पास आ जाएगा. तो एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशंस को 1 को और 2 को इक्वेट कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एनर्जी स्टोर्ड सेम है. एंड देन सिंप्लीफाई, यू विल गेट योर आंसर. अगला क्वेश्चन. अब if you remember in the last session I gave you as an assignment question number 46. तो वो क्वेश्चन असाइनमेंट में जो दिया था उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे. लेट्स सी. A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram. When the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is. मैं क्वेश्चन समझा देता हूं पहले. ऐसा है, आपके पास एक V वोल्ट का बैटरी है जो 2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्टेड है. एक कैपेसिटर यहाँ पे है आपका, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे है, समथिंग लाइक दिस. ये एक लाइन है और ये एक लाइन मतलब कनेक्शन बेसिकली. ओके, सो यू हैव अ बैटरी हियर
this over here and this over here. Okay, so this is V, this is 2 microfarad, this is 8 microfarad. ओके 1 2 और यहाँ पे देखो, अब ऐसे केस में क्या होगा, आपको बोला है कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम. When the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is, मतलब पहले जो वो की था, वो की ऐसा कनेक्टेड था, मतलब 8 माइक्रोफैराड वाज नॉट इन द सर्किट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ. यहाँ पे हियर देयर वाज अ ब्रेक, तो इसका मतलब 8 माइक्रोफैराड वाज नॉट इन द सर्किट. तो पहले 2 माइक्रोफैराड का चार्जिंग हुआ. ओके, तो पहले 2 माइक्रोफैराड का चार्जिंग हुआ, तो जब उसका चार्जिंग हुआ तो उसमें एनर्जी स्टोर हुआ. और एनर्जी कितना स्टोर हुआ? इन द इनिशियल केस एनर्जी स्टोर्ड इज, तो एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड आप कैसे निकालते हो? हाफ सी वी स्क्वायर. आपको अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा है, ये सी कितना है? 2 माइक्रोफैराड का है, सो इट इज 2 माइक्रोफैराड. ओके, सो आई विल जस्ट राइट 2 हियर. मैं माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है. इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट, इट्स ओके, बट जरूरत नहीं है. क्यों समझेगा आपको आगे जाके, तो मैं अभी फिलहाल लिख देता हूं, फिर बाद में समझाऊंगा कि नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता. सो ओके, और वोल्टेज जो है V जो है, ओके, ये V ही रखूंगा क्योंकि हमको वैल्यू नहीं दी हुई है, इन्होंने आपको वैल्यू नहीं बताई है, सिर्फ बोला है V वोल्ट का बैटरी है, दैट्स इट. तो दिस इज इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड. इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड आपके पास आ गया 10 पावर -6 V स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब क्या कर रहे हो आप? अब आप इसको ओपन कर रहे हो और आप सेकेंड पोजीशन पे ला रहे हो S जो की है उसको, राइट. इसका मतलब अब बैटरी सर्किट में नहीं है, लेकिन ये जो चार्ज कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, वो एक अनचार्ज 8 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को पैरेलल में, मतलब अब 2 माइक्रोफैराड का डिस्चार्जिंग चालू होगा. डिस्चार्ज होना मतलब एनर्जी डिसिपेट होना, राइट. तो यू शुड नो कि फाइनल वोल्टेज, अभी यही एग्जैक्टली आपको जो असाइनमेंट क्वेश्चन था यही था कि फाइनल वोल्टेज वीएफ का फॉर्मूला क्या आता है? ये आता है C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2. दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो C1 ये 2 माइक्रोफैराड है, ओके, 20 10 पावर -6. V1 ये V है. C1 प्लस C2 2 माइक्रोफैराड प्लस 8 माइक्रोफैराड, कैंसल कैंसल, तो ये आ गया 2V/10. तो फाइनल वोल्टेज आपको मिल गया 2V/10, राइट. गुड. आपके पास V फाइनल है, तो आपके पास फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि अब हम सिर्फ इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. सो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन विल बी, तो यू शुड नो, आई मीन फॉर्मूला तो आपको पता ही है. सो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, वापस से फॉर्मूला तो वही लगेगा, हाफ सी फाइनल वी फाइनल स्क्वायर. लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि ये दोनों तो पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है? कैपेसिटेंस का एडिशन होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए. तो ये आ जाएगा आपका C1 प्लस C2V फाइनल स्क्वायर. तो ये आ गया आपका हाफ 2 and 8, 2 plus 8 plus 8 microfarad 10 power -6. V final was 2V/10, अभी फाइंड किया स्क्वायर. ओके, तो ये आपका आएगा, योर इक्वेशन विल बी हाफ 10 into 10 power -6 2V/10 का स्क्वायर. ओके, तो 1 जा and 5 जा, so this is equal to U final is equal to 5 into 10 power -6 into 4V square by 10 square, that is 100,
ये ऊपर जाके 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 पावर माइनस 8, 5 into 4 is 20, 2 into 10 power minus 7 v square. This is what you have. This is what you have u final. Okay. u initial क्या था आपके पास? u initial आपके पास था 10 power minus 6. तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.2 into 10 power minus 6 v square. मैंने इसलिए आपको बताया था कि माइक्रो फैरेड एनर्जी फाइंड करने के बाद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें भी 10 पावर माइनस 6 आया और इसमें भी 10 पावर माइनस 6 आया, लेकिन वो कैंसिल कैसे होगा समझ जाएगा आपको। आपको बोला परसेंटेज चेंज, डू यू रिमेंबर परसेंटेज चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। लेकिन यहाँ पे इफ यू नोटिस फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल से कम है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज की बात होगी यहाँ पे। अब u इनिशियल आपके पास था 10 पावर माइनस 6, ये है आपके पास 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 6, दोनों में v स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी v स्क्वायर है, यहाँ पे भी v स्क्वायर है, अपॉन u इनिशियल तो आपको पता ही है, you already know what is u initial, so u initial is this. Okay, so what you have is u initial, आपके पास ये क्वांटिटी u इनिशियल है। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 पावर माइनस 6 और v स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे आप, तो 10 पावर माइनस 6 v स्क्वायर कॉमन निकल गया, 1 माइनस 0.2 अपॉन 10 पावर माइनस 6 v स्क्वायर, कैंसिल 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 कैंसिल, मल्टीप्लाइड बाय 100 है, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे थे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा 80%, क्योंकि 0.8, 1 माइनस 0.2 is 0.8 into 100, it is 80%. So this is 80%, option number D. मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2016 नीट क्वेश्चन। ओके, तो ऐसा है कि एक अरेंजमेंट दिया है जिसमें से की को चेंज करने से, की एस जो की है उसका पोजीशन चेंज करने से, हमने पहले 1 पे रखा था, मतलब हमने पहले ऐसा रखा था, विच मीन कि 2 माइक्रोफैराड चार्ज हो रहा था, फिर बाद में हमने देख लिया कि चार्जिंग में कितना एनर्जी स्टोर हो गया, फिर हमने की को पोजीशन 2 पे लगा दिया। अब जैसे पोजीशन 2 पे लगाया तो बैटरी सर्किट से बाहर, पहले 8 माइक्रोफैराड का बाहर था, फिर अब बैटरी सर्किट से बाहर हो गया, तो इसका मतलब अब जो एनर्जी 2 माइक्रोफैराड में स्टोर हुआ है वो डिसिपेट होगा, क्योंकि अब 2 और 8 पैरेलल में है और 8 जो है वो चार्ज नहीं है, तो 2 माइक्रोफैराड में जो एनर्जी स्टोर है वो 8 माइक्रोफैराड के थ्रू डिसिपेट होगा। तो इस ऐसे केस में पहले आपको फाइनल वोल्टेज निकालना होता है, एंड एग्जैक्टली फाइनल वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू फॉर्मूला ऑफ फाइनल वोल्टेज। ओके, सो फाइनल वोल्टेज इज C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2, फाइनल वोल्टेज निकाल लिया, फाइनल एनर्जी मिल जाएगा। आपको परसेंटेज चेंज बोला है एनर्जी में, इस केस में इनिशियल एनर्जी स्टोर ज्यादा है, तो इसलिए मैं इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100 करूंगा, क्योंकि डिसिपेट बोला है, मतलब ऑलरेडी दे आर टेलिंग यू कि हाँ हमको पता है एनर्जी कम हो रहा है, तुम अगर फाइनल माइनस इनिशियल भी लिखते ही तो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आंसर नेगेटिव आता, बस बात तो ये, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बोला ये कि डिसिपेट हो रहा है। तो सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, 80% इज द आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन, नाउ दिस इज आल्सो फ्रॉम नीट 2016। अब ऐसा है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं पहले, आई विल टेल यू अगेन, सिर्फ मैं थोड़ा ये हॉरिजॉन्टल दिखाया है, इसको मैं वर्टिकल भी दिखा सकता हूं। तो ये हमारे पास कैपेसिटर का एक प्लेट है, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट है। ओके,
उसमें यहाँ पे एक मटेरियल फील्ड है, यहाँ पे एक मटेरियल फील्ड है a/3 डिस्टेंस तक का, और यहाँ पे एक मटेरियल फील्ड है। तो देयर आर three different dielectrics field. This is one, another, and one more. Right? तो हाफ डिस्टेंस तक ये फील्ड है। ओके, तो बाकी के एक और हाफ में यहाँ पे एक चौथा ही डाइलेक्ट्रिक है। सो यू हैव अनदर डाइलेक्ट्रिक ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा है। ओके, सो नाउ यू हैव here dielectric constant is K1, here it is K2, here it is K3, here it is K4. So you have dielectric constant K4 over here. ये प्लेट एरिया a/3 है, ये प्लेट एरिया, मतलब प्लेट एरिया तो a है लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एरिया a/3 है। प्लेट्स का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस d है, यहाँ पे ये d/2 है, ये d/2 है। ओके, सो इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सा पैरेलल में, कौन सा सीरीज में। ओके, तो अब मैं इसको अगर कैपेसिटर C1 बोलता हूं, इसको मैं C2 बोलता हूं, इसको मैं C3 बोलता हूं, और इसको मैं C4 बोलता हूं कैपेसिटर, तो यू कैन से कि C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली एडिशन होता है CS इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और आपको कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला पता है A इप्सिलॉन 0 बाई D। अब C1 के केस में एरिया है a/3, इप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस है d/2, और मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K तो करते ही हैं, तो K1। सिमिलरली सेकेंड के केस में K2 a/3 इप्सिलॉन 0 अपॉन d/2, प्लस थर्ड के केस में आपके पास ये आएगा K3 इंटू a/3 इप्सिलॉन 0 अपॉन d/2। राइट, तो जो आपके पास कॉमन है वो आप कॉमन निकाल लो, जस्ट टेक आउट वॉट एवर इज कॉमन। सो ये आपके पास आ जाएगा C3 इक्वल टू a/3 इप्सिलॉन 0 बाई d, और ऊपर ये 2 आ जाएगा, ये कॉमन, K1 प्लस K2 प्लस K3। ये आ गया आपके पास CS सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट थ्री कैपेसिटर्स। तो यहां तक आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन। मैं फिर भी बता देता हूं, आपको पहला ये करना है कि आइडेंटिफाई कि कौन कौन से सीरीज में, कौन कौन से पैरेलल में। आपको मैंने बताया था जब जब प्लेट एरिया डिवाइड हो, मैंने इसलिए इसको वर्टिकल पोजीशन में बताया है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये टोटल प्लेट एरिया A है, तो मैंने सिर्फ इसको ऐसा दिखाया है वर्टिकल। उसमें से a/3 में आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है, और अगले a/3 में दूसरा, और अगले में तीसरा, और ये तीनों डाइलेक्ट्रिक हाफ डिस्टेंस d/2 तक है। तो ऊपर के जो तीन डाइलेक्ट्रिक्स है दे आर मेकिंग 3 कैपेसिटर्स व्हिच आर इन पैरेलल, और नीचे का जो एक चौथा है C4, ये ऊपर के तीन के साथ सीरीज में है। सो नाउ यू कैन से C4 is in series with CS, therefore equivalent आपको पता है, सीरीज में कैपेसिटेंस जब बात करते हो तो इक्विवेलेंट इज 1/CS प्लस 1/C4। ओके, तो C4 कैसे निकालोगे? K4 A इप्सिलॉन 0 बाय d/2। राइट, अब K4 की वैल्यू क्या थी? K4 तो K4 ही बोला है, तो राइट, तो ये 2 ऊपर जाएगा, और एरिया पूरा है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसने तो पूरा ही एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है A,
तो इसलिए मैंने a/3 नहीं लिखा वहां पे, ओके। बट डिस्टेंस की बात करोगे तो इसने हाफ डिस्टेंस इसने ऑक्यूपाई किया है d/2, तो इसलिए d/2 लिखा है। तो a epsilon 0/d, राइट, ये C4 है, ओके। Therefore 1 upon C equivalent is equal to 1 upon CS. CS आपका क्या आया था? We just saw what was CS. तो what was CS? ये पूरा का पूरा आपका CS था। So you have this 1 upon this, ये CS है आपका। तो 1 upon plus 1 upon 2k4a epsilon 0/d, okay. So this is equal to, ये आपको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, आई मीन। तो अब इन दोनों में से, यहां से और यहां से जो जो कॉमन निकालता है निकाल लो। तो 1 upon 2a epsilon 0/d आ गया कॉमन। 1 upon, ओके, 3, ऑफ कोर्स यू सी यहाँ पे पहले टर्म में 1/3 बचेगा, क्योंकि पहले टर्म में 2a epsilon 0/d कॉमन निकला है, यस। तो यह आ जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3, और दूसरे टर्म में से बचेगा 1 upon k4, ओके। अब ओवरऑल ये जो 3 है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, राइट, नीचे का ये हटा देता हूं, गुड, राइट। अब इसका रेसिप्रोकल चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है ये तो इसका रेसिप्रोकल है ना, दिस इज 1 upon C इक्विवेलेंट। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, जो भी आंसर मिलेगा सिंप्लीफाई करो, यू विल हैव योर आंसर। सो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। आपको बेसिकली पूछा क्या था? आपको पूछा क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछा ही नहीं है, आपको पूछा व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ओके। तो क्वेश्चन अगर आप पूरा पूरा पढ़ोगे, क्वेश्चन में ये बोला है a parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3, K4 as shown in figure. If a single dielectric material is to be used, मतलब ये चारों की जगह पे अगर मैं सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं तो उसका जो कांस्टेंट है वो K इन टर्म्स ऑफ K1, K2, K3, K4 क्या आएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू कैन से, ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटी का इक्वेशन आ गया। अब आप बोल सकते हो इफ अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टू बी इंसर्टेड, देन जो आपके पास कैपेसिटेंस आएगा वो आपके पास आएगा K A epsilon 0/d। ये तो हमको पता ही है ना, दो प्लेट्स में सिंगल स्लैब डालोगे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो K A epsilon 0/d होता है। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 में C इक्विवेलेंट है, वहां पे सिर्फ 2 से वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Therefore from 1 and 2 थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, आई नो। 1 upon C इक्विवेलेंट की जगह पे K A epsilon 0/d equal to, what was right hand side of equation number 1? All this. तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड। सो मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा, बट इट इज इजी बट लेंदी, ओके। सो डोंट वरी अबाउट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट दो, सिंपल है। तो अब एज यू सी, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में A epsilon 0/d है, आपके पास राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर में A epsilon 0/d है। तो उसमें ये और ये कैंसल आउट होने वाला है, राइट। तो 1/k is 1/2। अभी इसको आप सिंप्लीफाई करो,
सॉल्व करो, क्योंकि दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये तो करना पड़ेगा आपको। तो द आइडिया इज यू विल हैव लाइक दिस। अब ऑप्शंस, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन नंबर ए 2/k is 3/k1 plus k2 plus k3 plus 1/k4, हमारे पास भी तो वही आया। फिर सी पे जो 2 है इसको शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा 2/k इक्वल टू 3/k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4। ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। हमारे पास एक डायग्राम दिया है, हमको बोला है कि ये एक कैपेसिटर है जिसमें हमने 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करके रखे हैं। ओके, तो अब अगर चारों की जगह पे मैं सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता, तो वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3 K4 क्या आएगा, ये क्वेश्चन था। तो फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई कि C1 C2 C3 ये पैरेलल में है, पैरेलल में ना, राइट? सो दीज आर इन पैरेलल। ओके, सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से while solving, while writing down, you need to pay attention। मैं जानबूझ के कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स कमिट करता हूँ so that you don't do it in exam। ये पैरेलल में है, तो है पैरेलल में, मैंने लिखा है सीरीज में, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट बी डूइंग, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब जब प्लेट एरिया डिवाइड होता है तब तब कैपेसिटेंसेस पैरेलल में होते हैं। तो आपको मिल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 प्लस C2 प्लस C3। कैपेसिटेंस में पैरेलल में एडिशन होता है। जनरल फॉर्मूला आपको पता है कैपेसिटेंस का, तो पहले कैपेसिटर का आपको मिलेगा K1 एरिया, एरिया इज A/3। एज यू सी पहले कैपेसिटर में एरिया A/3 ऑक्यूपाई करके रखा है। डिस्टेंस D/2 आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि इसने डिस्टेंस D/2 कवर करके रखा है इसलिए। सिमिलरली सेकंड के लिए, सिमिलरली थर्ड के लिए, तो आपको C1 C2 C3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल गया। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ये सीरीज में है C4 के साथ। ओके, तो दिस इज इन सीरीज विथ C4। C4 का भी जनरल फॉर्मूला आपको पता है, K4A/0/D/2। तो यू हैव व्हाट इज CP, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट, एंड C4 ये सीरीज में है आपके पास। अब बेसिकली इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना लिया था। हमने ये बना लिया था कि ओके, C1 C2 C3 ये तीनों को हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटर, सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख सकता हूं जिसका कैपेसिटी होगा CP, और दूसरे मतलब जो C4 है वो तो है ही। अब ये C4 और CP ये सीरीज में है। अब मैं इन दोनों के लिए सॉल्व करूंगा। आई विल बी सॉल्विंग फॉर दीज टू नाउ। सो दिस इज C4, ये दोनों सीरीज में है, तो उनका इक्विवेलेंट, यू नो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? बाय दिस। हमने सॉल्व कर लिया, हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनका बोलना ये था कि व्हाट इफ हम इस कॉम्बिनेशन को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई 2 3 4 स्लैब्स है ही नहीं। उनका बोलना ऐसा है, इफ आई ट्रीट दिस कैपेसिटर as filled with only one dielectric of constant K, तो ये जो कांस्टेंट K है ये इन टर्म्स ऑफ K1 K2 K3 K4 क्या आएगा? तो अगर मैं ट्रीट करता इसको एज अ सिंगल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K,
तो मुझे मिलता C इक्विवेलेंट एज K A epsilon 0 by D. बट फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास इक्विवेलेंट आया है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट एज 1 अपॉन 2 A epsilon 0 by D into 3 upon K1 plus K2 plus K3 plus 1 upon K4. सिर्फ C इक्विवेलेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, सॉल्व करो, मिल गया आपको आंसर। तो क्वेश्चन लेंदी था, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। अगला क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है और ये जोक है, दिस इज अ जोक, ओके, व्हाई? बिकॉज इफ यू नो गॉस लॉ, ये ओरल क्वेश्चन है। अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from center is, ऐसा है, you have a hollow sphere, तो आपके पास एक, मान लो आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, so this is a hollow sphere more or less, समझ लेना, this is a thin hollow sphere more or less, okay, right? अब there is a charge on this sphere, okay, it is uniformly charged. Now what is the electric field? Okay, do you remember Gauss law? अगर आपको गॉस लॉ याद होगा, व्हाट इफ मैं डिस्टेंस सेंटर से मेजर कर रहा हूं, तो पहले मैं अंदर देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, बाय द वे रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कैपिटल R। आपको पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स which is E bar dot ds bar is equal to charge enclosed by epsilon 0। आपको याद होगा हमने E inside इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एज 0 लिखा था, राइट? मतलब इसका मतलब सेंटर से सरफेस तक आते आते, ओके, सेंटर से सरफेस तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही है। मतलब ये कि 0 as r increases for small r, ओके, लेस देन कैपिटल R, सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहने वाला है। देन डिक्रीजेस एज r increases for r greater than r, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के बाहर देखता हूं तो आपको याद होगा E आउटसाइड का फॉर्मूला हमारे पास आया था 1/4π Q by r स्क्वायर। तो जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि इस क्वेश्चन इज ओरल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लो। सबसे पहले आई विल start right from scratch because this is really important. Okay, this is something which is really important. So what you have is, आपके पास सबसे पहले you need to have, just a minute, let me draw a thin sphere because it is very important to show a thin spherical shell. This is thin spherical shell, hollow sphere है ये, hollow sphere है मतलब अंदर से पोकल है, there is nothing inside, charge is on the surface, इसका रेडियस है कैपिटल R। आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, मतलब मैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूंगा तो डिस्टेंस में सेंटर से लूंगा। हो सकता है मैं इनसाइड देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, हो सकता है मैं एक पॉइंट आउटसाइड लिया है वहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा डिस्टेंस उस पॉइंट का, किस पॉइंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, मेजर करना है, वो सेंटर से मेजर करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है बाय गॉस लॉ कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देखते हो
तो स्मॉल आर मतलब गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर जब लेस देन आर होता है, ओके, so whenever you have small r less than r where capital R is radius of conductor, मतलब you are inside the sphere, electric field inside is zero always. दूसरा आपको ये पता होना चाहिए जब आप आउटसाइड की बात करते हो तो I'll just use different colors to indicate inside and outside, something like this. अब समझ लेना ये sphere है, okay, I don't want to put time in drawing, so समझ लेना ये sphere है. तो when you talk about electric field outside, मतलब small r is greater than capital R. You know electric field outside is 1 by 4 pi epsilon 0 charge by distance square, where distance r is measured from the center. तो इस केस में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, यू सी therefore E out is inversely proportional to 1 upon distance square. डिस्टेंस का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होना. अब जब आप ऑप्शन रीड करोगे तो समझ में आएगा, decreases as r increases for r greater than capital R and r greater than capital R. ये this is nonsense, this is nonsense, doesn't make any sense. ऑप्शन सी पढ़ो, 0 as r increases for r less than capital R, मतलब r less than capital R मतलब गॉसियन स्फीयर कहाँ है, कंडक्टर के अंदर है. कंडक्टर मतलब वो जो स्फेरिकल शेल था उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, दैट इज करेक्ट. डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, बट कहां बढ़ेगा, कंडक्टर के बाहर. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट. ओरल क्वेश्चन था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0. लेकिन जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जा रहे हो, स्मॉल आर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है. You have 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q. तो charge on A is plus Q, charge on B is minus Q. Okay, they are placed at a certain distance apart and force between them is F. तो first case में force है F. If 25% of charge of A is transferred to B, then the force between them becomes. अब ऐसा है कि 25% of charge on A, मैंने 25% A का चार्ज निकाल के B को दे दिया, मतलब अब इस केस में QA dash will be QA minus 25% of QA. मतलब Q minus 25% is 25 by 100 Q, मतलब Q minus 3 by 4 1 by 4 1 by 4 Q, मतलब ये आ गया आपका QA dash as 3 by 4 times of Q. सिमिलरली आपने क्या किया, आपने B को ये 25% ऑफ A चार्ज दे दिया, मतलब B में ऐड हो गया वो, तो ये तो माइनस Q था और 25% मैंने अभी भी बताया दिस इज 1 by 4 ऑफ Q, राइट. दिस इज सिंपल थिंग, एक्सट्रीमली सिंपल. तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3/4 ऑफ Q, राइट, बट ओनली विथ negative sign. That is all you need to know, with a negative sign, that's it, right? Good. So initial force is F, which is proportional to Q1, मतलब initial charge on A, that on B upon distance square. Okay, but distance भी fix है, तो मैं distance भी नहीं लिखूंगा क्योंकि distance constant है, distance constant है, ये याद रखना, right? Now therefore force in second case is also proportional to QA dash QB dash क्योंकि distance fix है. Therefore F2 by F1 is equal to QA dash QB dash upon QA into QB. तो आ गया F2 is equal to QA dash, कितना है आपके पास, you just saw it was 3 by 4 times of Q.
क्यू बी डैश कितना था, -3/4 टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू ए इनिशियल केस में कितना था, क्यू, ये कितना था, -क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू कैंसल, और ये F1 आ गया यहाँ पे, तो F2 आपके पास आ गया। यू सी 3 into 3 is 9, 9/16 times of F1, so 9/16 times of F, right? तो ऐसा आंसर है क्या, मतलब do you have this? So let's see if there is this answer, 9/16, option number C. मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चार्ज Q है, एक चार्ज -Q है, Q का 25% मतलब 1/4 निकाल लिया, तो कितना बचेगा, 3/4, क्योंकि 1/4 तो निकाल लिया, तो कितना बचा, 3/4। ये ओरली होता है, बट आई हैव टू टेल यू प्रोसेस। ओके, मेरे पास 1 रुपया था, मैंने 1 रुपया का 25% मतलब 25 पैसा निकाल लिया, तो मेरे पास 75 पैसा मतलब 3/4 बचेगा, तो यही मैंने लिखा है। और वो जो 25 पैसा निकाला था, वो मैंने दूसरे किसी को दे दिया जिसके पास ऑलरेडी 1 रुपया था, बट विथ माइनस साइन। ओके, तो -Q प्लस 1/4Q, तो -3/4Q, ये नया चार्ज हो गया B पे। अब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स है, उन्होंने बोल के रखा है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इज फिक्स। ओके, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू जस्ट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो सेकेंड केस में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ QA डैश QB डैश। फर्स्ट केस का फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू QA QB, दोनों का रेशो ले लो, that's it, put values of QA dash QB dash QA and QB and solve, done 9/16, option number C। ओके, सो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, दे आर नॉट डिफिकल्ट, ओनली थिंग इज मैंने आपको इन डिटेल बताया है, सो आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल्स, सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन once and check if you have any issues, any doubts. So we'll stop here for today.